नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। कभी किसी छोटे बच्चे की वो मुस्कान देखी है जिसमें अभी अभी दूध के दांत आ रहे हो। उसमें ना एक ऐसी ताकत होती है जो मतलब किसी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। या फिर कभी ट्रेन की खिड़की से दूर तक फैले हरे भरे खेत देखें, एक लहर सी उठती है उनमें। क्या कभी सोचा है कि उस एक मुस्कान में या उस एक फसल में कितनी चीजें, कितने लोग, कितनी कहानियां छिपी होती हैं। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें हिंदी के एक ऐसे ही कवि की दुनिया में ले जा रही है जो इन साधारण सी चीजों में छिपे असाधारण ताने बाने को देख पाते थे। हम बात कर रहे हैं कवि नागार्जुन की और उनकी दो बेहद खूबसूरत कविताओं की, ये दंतुरित मुस्कान और फसल। देखिए, जब लोग नागार्जुन का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में एक राजनीतिक व्यंग्य करने वाले, सत्ता से टकराने वाले कवि की छवि आती है। लेकिन आज हम उनकी शख्सियत के एक बिल्कुल अलग, बेहद कोमल और जीवन से भरे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन कविताओं का मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि नागार्जुन की नज़र में जीवन का सृजन, चाहे वो एक बच्चे की मुस्कान हो या खेतों में लहलहाती फसल, वो कभी भी कोई अकेली घटना नहीं होती। ये हमेशा एक साझा कोशिश, एक सहयोग होता है। चलिए, इसी नज़रिए से इस पूरी सामग्री पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करने के लिए, ये नागार्जुन थे कौन? उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, जो एक बहुत बड़ा तमगा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। कबीर एक संत थे, एक रहस्यवादी। वहीं नागार्जुन अपने जीवन के बड़े हिस्से में नास्तिक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता रहे। तो ये तुलना आखिर है किस बारे में? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से हम नागार्जुन के असली स्वभाव को पकड़ सकते हैं। उनका असली नाम तो वैद्यनाथ मिश्र था। जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा में हुआ। आधुनिक कबीर की तुलना उनकी आध्यात्मिकता से नहीं, बल्कि उनके अक्खड़ यानी बेबाक और फक्कड़ स्वभाव से होती है। अच्छा, तो ये उनके स्वभाव की वजह से है। हाँ, कबीर की तरह ही वो बिना किसी लाग लपेट के सीधी और चुभने वाली भाषा में समाज और सत्ता पर प्रहार करते थे। उनकी कविताओं में आपको वो साहस, वो सच्चाई का नंगापन मिलेगा जो कबीर की साखियों में मिलता है। फर्क बस इतना है कि कबीर ईश्वर के सहारे बात करते थे और नागार्जुन सीधे जनता के पक्ष में खड़े होकर। और उनका एक और पहलू था घुमक्कड़ी का। क्या? मतलब हमेशा घूमते रहना। वो एक जगह टिकने वाले इंसान नहीं थे। बिल्कुल। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। 1936 में तो वो श्रीलंका भी गए और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये यात्राएं सिर्फ घूमना नहीं थी, ये उनके अनुभव का खजाना थीं। उनकी कविताओं में आपको अलग अलग जगहों की मिट्टी की महक मिलेगी, और यही घुमक्कड़ी उनके जीवन का एक ऐसा सच बन गई कि वो कई बार अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस करते थे। वाह, ये तो सीधे सीधे उनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान के दिल से जुड़ गया। वो कविता इसी एहसास पर तो बनी है कि एक पिता, एक चिर प्रवासी, मतलब लंबे समय तक बाहर रहने वाला, अपने ही बच्चे के लिए एक अतिथि है। ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन ही उनकी कविताओं की जमीन तैयार कर रहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। उनकी जिंदगी और उनकी कविताएं आपस में गुंथी हुई हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता की वजह से वो कई बार जेल भी गए। ये सारे अनुभव, घूमना, लोगों से मिलना, संघर्ष करना, ये सब उनकी कविता को किताबी दुनिया से निकालकर असल जिंदगी की धूल मिट्टी से जोड़ते हैं। इसीलिए तो वो जनकवि कहलाए, यानी जनता के कवि। चलिए, तो अब उस कविता पर आते हैं जो इस जन कवि के सबसे कोमल, सबसे निजी पलों को सामने रखती है। ये दंतुरित मुस्कान। इसकी पहली ही पंक्ति दिल पर असर करती है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मुझे ये लाइन हमेशा हैरान करती है। ये एक ऐसी अतिशयोक्ति है, एक ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया सच है जो सिर्फ एक कवि ही कह सकता है, और फिर भी वो 100% सच लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भावनात्मक पंक्ति नहीं है, ये जीवन के सृजन की शक्ति का ऐलान है। कविता की स्थिति को समझना जरूरी है। कवि जो एक लंबे अरसे बाद घर लौटा है, पहली बार अपने बच्चे को देख रहा है, और बच्चा उसे पहचान नहीं रहा, बस अपलक एकटक देखे जा रहा है। उस नन्हे से चेहरे पर दूध के नए नए दांत वाली मुस्कान है,
और वही मुस्कान वो कवि के अंदर भावनाओं का एक तूफान ले आती है। और उस तूफान को बयान करने के लिए उन्होंने जो बिंब, जो इमेजेस इस्तेमाल किए वो तो कमाल की है। जैसे वो कहते हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब कमल अपनी असली जगह तालाब का कीचड़ छोड़कर मेरी इस साधारण सी झोपड़ी में खिल उठा है। इस इमेज की गहराई देखिए। कमल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है जो कीचड़ में खिलता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कमल अपनी नैसर्गिक जगह छोड़कर मेरे पास आ गया है। मतलब कि पवित्रता और सुंदरता किसी खास जगह की मोहताज नहीं है, वो इस बच्चे के रूप में यहाँ मेरी झोपड़ी में मौजूद है। और एक और जगह वो कहते हैं कि बच्चे का स्पर्श पाकर कठोर पाषाण भी पिघलकर पानी बन गया होगा। ये तो कमाल की कल्पना है। जैसे वो कह रहे हों कि इंसान का ये भोलापन, ये मासूमियत भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के नियमों से भी ज्यादा ताकतवर है। ये दुनिया के सबसे कठोर तत्व को भी बदल सकती है। हाँ, और वो आगे कहते हैं कि उस स्पर्श से तो बांस या बबूल जैसे कांटेदार कठोर पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। सही। ये सब प्रतीक हैं। पाषाण, बांस, बबूल, ये सब कवि के अपने कठोर हो चुके, दुनियादारी से थक चुके मन के प्रतीक हैं। बच्चे की मुस्कान उस कठोरता को पिघला रही है, उसे फिर से कोमल और जीवंत बना रही है। मतलब ये एक तरफा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो कवि को बदल रहा है, उसे फिर से जिंदा कर रहा है। लेकिन इस पूरे जादू में, इस बदलाव में एक किरदार है जो पर्दे के पीछे है लेकिन सबसे अहम है। वो है बच्चे की माँ। कवि इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। ये इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे आज के विषय का केंद्र भी। यहाँ सृजन का चक्र पूरा होता है। बच्चा जीवन का प्रतीक है, लेकिन उस जीवन से कवि का परिचय कराने वाली, उन दोनों के बीच का पुल बनाने वाली माँ है। सही बात है। माँ तुम्हें अपने उंगलियों से मधुपर्क यानी अमृत चटाती रही है, तुम्हारा पालन पोषण करती रही है। तो वो मुस्कान सिर्फ बच्चे और पिता के बीच का पल नहीं है, वो एक त्रिकोण है, बच्चा, माँ और पिता। माँ के बिना ये मिलन, ये जुड़ाव अधूरा है। कवि यहाँ अपनी सीमाओं को और माँ के योगदान को बहुत सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, यह इस बात की स्वीकृति है कि जीवन का ये जो सबसे खूबसूरत अनुभव है वो एक साझा प्रयास है, वो अकेले इसके हकदार नहीं है। और कविता का अंत भी बहुत प्यारा है। जब बच्चा उन्हें पहचानने का था तो कवि खुद ही अपनी आंखें फेर लेते हैं ताकि बच्चा उन्हें घूरते घूरते थक न जाए। लेकिन फिर वो पल आता है जब बच्चा उन्हें कनखी मारकर यानी तिरछी नजरों से देखता है और दोनों की आंखें चार होती हैं। उस एक पल के कनेक्शन में जब बच्चा फिर से मुस्कुराता है तो वो मुस्कान कवि को बड़ी ही छवि मान लगती है। वो एक पल का साझा अनुभव ही सब कुछ है। तो हमने यहाँ जीवन के सृजन को एक बहुत ही निजी, बहुत ही छोटे पैमाने पर देखा, एक परिवार के अंदर। लेकिन नागार्जुन ने इसी साझा सृजन के जादू को एक बहुत बड़े सामाजिक पैमाने पर भी देखा। और यहीं से हम उनकी दूसरी महान कविता फसल में प्रवेश करते हैं। क्या खूबसूरत तरीका इसे जोड़ने का। ये दंत्रित मुस्कान में एक माँ माध्यम बनती है और फसल में पूरी प्रकृति और पूरी इंसानियत माध्यम बन जाती है। कविता एक सीधे सवाल से शुरू होती है, फसल क्या है? और फिर कवि हमें बताते हैं कि ये क्या नहीं है। वो कहते हैं ये किसी एक के बस की बात नहीं है। और फिर वो जो सूची देते हैं उसमें दोहराव का इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली है। एक के नहीं, दो के नहीं, इस वाक्यांश को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है और हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ये दोहराव इस बात पर इतना जोर देता है कि आप इसे भूल ही नहीं सकते। ये किसी एक व्यक्ति या एक शक्ति का नहीं बल्कि अनगिनत शक्तियों का सामूहिक नतीजा है। और यहाँ शब्दों का चुनाव देखिए, वो ये नहीं कहते कि नदियों का पानी लगता है, वो कहते हैं नदियों के पानी का जादू। वो ये नहीं कहते कि किसानों की मेहनत लगती है, वो कहते हैं हाथों के स्पर्श की गरिमा। जादू
गरिमा, महिमा, ये शब्द फसल को एक महज उत्पाद या कमोडिटी होने से उठाकर एक पवित्र जीवंत रचना का दर्जा दे देते हैं। सही कहा। ये कविता उपभोक्ता संस्कृति पर एक कोमल प्रहार है, जो हमें याद दिलाती है कि हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कहानी है, एक प्रक्रिया है जिसका सम्मान होना चाहिए। और कविता का वो हिस्सा जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है जब वो इसे और भी काव्यात्मक बनाते हैं। फसल रूपांतर है सूरज की किरणों का और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सूरज की किरणों का भोजन में बदलना ये तो विज्ञान है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच, ये कल्पना तो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे हवा की सारी चंचलता, सारी आजादी खुद को समेटकर अनुशासित करके एक बीज में समा गई है ताकि वो जीवन दे सके। बिल्कुल, ये हवा की मानवीकरण जैसा है। जैसे हवा में भी एक शर्म है, एक लिहाज है। वो अपनी पूरी शक्ति से नहीं बल्कि एक थिरकन के साथ, एक लय के साथ फसल को सहलाती है। ये दिखाता है कि प्रकृति के तत्व भी एक दूसरे के साथ कितने सहयोग और संतुलन से काम करते हैं। ठीक है। सूरज अपनी ऊर्जा देता है, नदियां अपना पानी, मिट्टी अपने गुण, हवा अपनी गति और इंसान अपना श्रम। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तब जाकर सृजन होता है, जिसे हम फसल कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। कवि ने जिस तरह हाथों के स्पर्श की गरिमा की बात की है वो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये कविता खेती किसानी की कठोर सच्चाइयों जैसे गरीबी, कर्ज और संघर्ष को नजरअंदाज नहीं कर रही? क्या ये थोड़ी ज्यादा रोमानी तस्वीर नहीं पेश करती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब हमें कविता के मकसद में मिलता है। नागार्जुन एक राजनीतिक कवि थे। वो किसानों की दुर्दशा पर लिखने से कभी नहीं चूके। लेकिन इस कविता का उद्देश्य कोई सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पेश करना नहीं है। इसका उद्देश्य हम जैसे शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं का नजरिया बदलना है। अच्छा? ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हमारी थाली में रखा चावल या रोटी सिर्फ एक खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो एक पूरी पारिस्थितिकी और करोड़ों लोगों के मानवीय श्रम का पवित्र संगम है। तो ये कविता हमें कृतज्ञता सिखाती है। हाँ बिल्कुल, ये उस प्रक्रिया के सम्मान की बात करती है, भले ही उस प्रक्रिया से जुड़े लोगों को सम्मान न मिल रहा हो। ये एक तरह का आह्वान है कि हम उस गरिमा को पहचानें। तो मतलब ये कविता असलियत का वर्णन नहीं बल्कि एक आदर्श की स्थापना कर रही है। ये हमें बता रही है कि हमें फसल को किस नज़र से देखना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें एक चीज के बनने की कहानी से जोड़ती है, और जब हम कहानी से जुड़ते हैं तो हम उस चीज का सम्मान करने लगते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम प्रकृति और दूसरे लाखों इंसानों के एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं और हमारा अस्तित्व इसी साझा कोशिश पर टिका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो नागार्जुन की इन दो कविताओं से क्या सबसे बड़ा सबक मिलता है? एक तरफ एक बच्चे की बेहद निजी मुस्कान और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों और प्रकृति से जुड़ी फसल। दोनों में जो एक धागा है वो है सहयोग का, साझा सृजन का। नागार्जुन हमें दिखा रहे हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज, कोई भी जीवन देने वाली चीज अकेले पैदा नहीं होती। बच्चे की मुस्कान को पिता तक पहुंचने के लिए मां के माध्यम की जरूरत है। फसल को उगने के लिए पानी, मिट्टी, सूरज, हवा और करोड़ों हाथों के सहयोग की जरूरत है। सही कहा। नागार्जुन हमें उन छिपे हुए संबंधों और नेटवर्क्स को देखने की दृष्टि देते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक दूसरे से और इस प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और यहीं से एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए निकलता है। फसल कविता लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा की बात करती है। ये एक सामूहिक प्रयास के सम्मान का विचार है। लेकिन अगर सृजन वाकई एक साझा प्रयास है तो हम अपने समाज में अक्सर कुछ सहयोगियों को ही सारा श्रेय और महत्व क्यों देते हैं? भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर या शायद ज्यादा ही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से उस गरिमा को कितनी पहचान मिलती है? अगर एक बच्चे की मुस्कान माँ के बिना अधूरी है और फसल अनगिनत हाथों के बिना असंभव है, तो हम सृजन में शामिल सभी भागीदारों को बराबर का सम्मान देना कब सीखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो नागार्जुन की कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है।
नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।